नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। वह खबर है सार्क की बैठक से जुड़ी हुई। आइए देखते हैं यह खबर क्यों चर्चा में है और इस खबर में तालिबान क्यों इस तरीके से चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस हो सकते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में शामिल हैं क्या है खबर। सबसे पहले हम खबर को फौरी तौर पर देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि सार्क बैठक जो होने वाली थी, यह बैठक कहाँ होने वाली थी, इस पर भी बात करेंगे और इस बैठक के रद्द होने के क्या कुछ कारण रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद समझेंगे सार्क और इसके क्या कार्य होते हैं, इसके संदर्भ में जानेंगे कि SAARC है ना, ये सार्क जो है SAARC ये है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसके क्या कुछ मकसद रहे थे और बैठक रद्द होने का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे सार्क के समक्ष क्या कुछ चैलेंजेज हैं और अंत में निष्कर्ष पूरी चर्चा के आधार पर हम बात करेंगे और सबसे अंत में एक सवाल रहेगा आपसे। तो आइए देखते हैं यह खबर हमने क्यों ली है। खबर लेने का मेन जो रीज़न है वह रीज़न है कि सार्क की एक बैठक होने वाली थी। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क में ही आपको मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक आयोजन हो रहा है, एक बैठक हो रही थी और उस बैठक के साइडलाइन में, उस बैठक से अलग जो है सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी संभावित थी, लेकिन इस बैठक को अंततः निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये रहा कि पाकिस्तान जहां एक तरफ चाह रहा था कि तालिबान जो है इसमें पार्टिसिपेट करे, वहीं जो अन्य देश थे सार्क के वो कुछ अलग ही बात कह रहे थे। इस स्थिति में सार्क की जो बैठक संभावित थी, इस बैठक को अंततः रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। आइए समझते हैं इसके और क्या कुछ डायमेंशंस हैं। सार्क बैठक के रद्द होने के जो महत्वपूर्ण कारण थे उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि न्यूयॉर्क में यह बैठक होने वाली थी और बैठक में अफगानिस्तान की जगह पर एम्प्टी चेयर की बात की जा रही थी, है ना। दरअसल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सार्क देशों में टोटल 8 देश शामिल हैं, जिनमें से अफगानिस्तान भी एक देश है। इसके अलावा 7 अन्य देश शामिल हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे ये 7 देश हैं और एक है अफगानिस्तान। टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं, है ना। तो इनमें से चूंकि आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में पिछले दिनों तख्ता पलट हुआ है और तालिबान ने वहाँ के प्रशासन पर कब्जा जमा लिया है, तो वर्तमान माहौल में यह एक तर्क दिया जा रहा था कि ठीक है, हम सार्क की बैठक तो आयोजित करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान का जो रिप्रेजेंटेशन है सार्क में, वो अफगानिस्तान का जो स्थापित सरकार है, स्थापित सरकार तो अब है नहीं, अब तो तालिबान ने वहाँ पर सत्ता हथिया लिया है। ऐसे में उस चेयर को हम खाली छोड़ देंगे और यह मान लेंगे कि हाँ, अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधि जो है हमेशा रहेगा। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने तंज कसी है और पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तालिबान को इसमें पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं। और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति तो नहीं कहेंगे, बल्कि जो राष्ट्रपति रहे थे अशरफ गनी, उनके प्रतिनिधि को यहाँ पर शामिल होने से पाकिस्तान ने पूरे तौर पर मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर बात यही निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और सार्क के अन्य देशों के बीच एक तनातनी वाली स्थिति सामने आ गई है। सार्क और उससे जुड़े हुए जो देश हैं, इस सार्क का गठन कैसे हुआ, इस पूरे मामले में हम आगे चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है, फ़िलहाल की स्थिति यही है कि तालिबानी प्रतिनिधि को शामिल करने की पाकिस्तान की जो मंशा है, इस मंशा के अगेंस्ट में सार्क के अन्य 7 देश, अन्य 6 देश इनफैक्ट रहे। 7वां तो अफगानिस्तान ही था, तो अफगानिस्तान तो है ही नहीं, एक पाकिस्तान ही है, बाकी बचे 6 देश। तो वो 6 देश पाकिस्तान की इस जो अपील थी, पाकिस्तान ने यह जो एक मंशा जताई, उस मंशा को उन्होंने दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आगे क्या है, सदस्य देशों की इस पर सहमति नहीं बनी और इस लिहाज से पूरे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह जो बैठक थी, यह बैठक बिना किसी बातचीत के, बिना किसी चर्चा के रद्द कर दी गई। आइए देखते हैं आगे क्या बात है। आगे हम ये थोड़ा समझें कि आखिर सदस्य देशों को आपत्ति
क्यों हुई इस पर, ठीक है, आपत्ति के क्या कुछ कारण रहे। तो पहला तो कारण ये था कि तालिबान को आधिकारिक सरकार का दर्जा नहीं है, है ना। पहला कारण तो यही है, क्योंकि जब से तालिबान ने वहाँ पर अपने कब्जे में प्रशासन को किया है, अफगानिस्तान के प्रशासन को किया है, तब से जो भी देश हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण देश हो, उन लोगों ने किसी ने भी तालिबान की सत्ता को स्वीकारा नहीं है, उसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट की संज्ञा नहीं दी है, वैध शासन की संज्ञा नहीं दी है। तो वैध सत्ता का अभाव है एक तरह से, है ना। इससे वहाँ पर कहा जा सकता है कि वैध सत्ता नहीं है, वैध सत्ता का अभाव है, ठीक है। तो पहला तो कारण यही है कि वहाँ अफगानिस्तान में वैध सत्ता का अभाव है, तालिबान को आधिकारिक सरकार का दर्जा नहीं है। तो इस कारण से जो अन्य देश हैं ये चाहते नहीं हैं कि हम किसी भी तरीके से तालिबान को यहाँ पर इंक्लूड करें सार्क की बैठक में। जाहिर सी बात है, यदि उस बैठक में तालिबान का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया जाता तो एक तरीके से यह मान लिया जाता कि हाँ, तालिबान जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, जो कि अन्य देशों के लिए यह सही नहीं होता, है ना। तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरा, अमेरिका सहित कई संगठनों द्वारा तालिबान के नेता ब्लैक लिस्टेड हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अमेरिका के माध्यम से भी और अन्य कई ऐसे संगठन हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने भी वह तालिबान के कई नेताओं को ब्लैक लिस्टेड कर रखा है या फिर वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के तौर पर घोषित हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान का यदि प्रतिनिधित्व सार्क में होता तो आप समझ सकते हैं कि यह किस तरीके का एक मजाक होता लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ में, है ना। तो यह जो स्थितियां थी, इन स्थितियों के मद्देनजर रखते हुए ये आपत्ति दर्ज की गई। सार्क के जो अन्य देश थे, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से इस बैठक को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे हम थोड़ा समझ लेते हैं सार्क और इसके कार्य के बारे में, तो चीज़ों को और क्लियर करने में आसानी होगी। तो सार्क की स्थापना, सार्क की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा सार्क सार्क बोल रहा हूँ, आखिर सार्क है क्या? सार्क का फुल फॉर्म दरअसल होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? SAARC, SA साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी क्षेत्रीय संगठन के लिए दक्षिण एशिया के देशों का एक एसोसिएशन, एक संगठन। इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में सार्क की संज्ञा दे दी जाती है। इसमें वर्तमान में यदि कहा जाए तो 8 देश शामिल हैं, जो कि मैंने शुरू में भी कहा, और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जब कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। कोल्ड वार का दौर कब का है? जबकि अमेरिका और USSR तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक तनातनी वाली स्थिति चल रही थी। उसी दौरान जो है इसका गठन किया गया था 1985 में, है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ा आपको समझना होगा इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। यदि देशों की बात की जाए तो मैंने शुरू में भी आपको हिंट किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और अपना देश भारत, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव और ये श्रीलंका, ये 8 देश इसमें शामिल हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ही म्यांमार है, म्यांमार शामिल नहीं है ना। आप
म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है ना, एक संभावना बन सकती है ना कि अरे बांग्लादेश के बगल में तो म्यांमार भी है, तो शायद म्यांमार है, मालदीव नहीं है ना। तो मालदीव है, म्यांमार शामिल नहीं है सार्क में, ये आप क्लियर रहिएगा। तो इस तरीके से टोटल 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान वर्ष 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। ठीक है, 1985 में सार्क का गठन हुआ था और बहुत समय के बाद अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया था। ठीक है, पहले 7 देश ही थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान का बाकी जो कुछ देश थे, पाकिस्तान और भारत, इन सब के साथ भी एक संबंध रहा था, तो अफगानिस्तान को अंततः इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे इसके कार्यों की बात करें तो कार्यों के कॉन्टेक्स्ट में जो भी कल्याण को बढ़ावा देना, किस चीज के कल्याण को, तो सार्क देशों की जनता, है ना, सार्क देशों की जो जनता है, यहाँ के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, इनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, इसके साथ साथ सम्मान से जीने का अवसर सुनिश्चित करने की बात सार्क के अहम उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा सार्क में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात को तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा जो पारस्परिक सहयोग है इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग, और साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी पारस्परिक सहयोग की बात की जाती है। इसके अलावा सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, विकासशील देशों के साथ सहयोग, समान उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने की बात भी सार्क के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल है, इसके महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। तो ये कुछ सार्क के महत्वपूर्ण कार्य समझे जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर इस बैठक को जो रद्द कर दिया गया, ये इस बैठक के रद्द होने का क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला तो यही है कि इससे तालिबान को एक हिंट मिल जाएगा, एक सबक मिल जाएगा कि भाई आप अभी तक वैध शासन के तौर पर आपको स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए आपको सचेत हो जाना चाहिए। आप जो एक दंभ भरते हैं, आप जो एक अपनी बात कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में बहुत अच्छे से शासन चलाएंगे, तो उस पर आपको गौर करना चाहिए, है ना। तो अफगानिस्तान में अपनी सरकार की वैधता पर काम करने के लिए और शासन में बदलाव करने की ज़रूरत होगी तालिबान को, इस पूरे इशू को मद्देनज़र रखते हुए। आगे क्या है, क्षेत्रीय स्थिरता जो है इससे प्रभावित हो सकती है। जाहिर सी बात है कि सार्क देशों में जो 8 देश हैं और अफगानिस्तान की स्थिति को फिलहाल यदि अलग रख कर देखा जाए तो जो एक रीजनल स्टेबिलिटी है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अन्य देश जो हैं, भारत और पाकिस्तान के अलावा जो अन्य देश हैं, बांग्लादेश है, मालदीव है ना, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इन पर जो है प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये देश भी तो सार्क में शामिल हैं। इनका डायरेक्ट अफगानिस्तान से तो कोई इस तरीके से दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ये जो है इस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा सार्क के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में एक रुकावट की स्थिति पनप सकती है। दरअसल हुआ ये है कि 2014 में सार्क की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम जो महत्वपूर्ण बैठक होती है, एनुअल बैठक होती है, वह बैठक हुई थी, है ना। उसके बाद से सार्क की बैठक हुई ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सार्क एक क्षेत्रीय संगठन का जो एक रूप प्रस्तुत करता है, अभी की स्थिति में यह जो क्षेत्रीय संगठन है यह एक बहुत ही कमज़ोर स्थिति में आ गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है अन्य देशों पर, अन्य जो संबंधित देश हैं उस पर इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ सकता है ना। अब हम आगे देखते हैं सार्क के समक्ष क्या कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ पर है कि सदस्य देशों के बीच एक आपसी तनातनी वाली स्थिति देखी जाती है, और इस तनातनी में कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत और पाकिस्तान जो है ये सबसे आगे दिखते हैं, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी है यह किसी से छुपी हुई नहीं है, और इस कारण से जो सार्क की अन्य देशों पर इसका प्रभाव है वह साफ झलकता है ना। तो यह जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है
इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा व्यापक व्यापार समझौता, सुरक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बनाने में यह जो तनातनी है, यह एक हर्डल का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है ना। आपको मैं क्लियर कर दूं कि सार्क में जिन देशों की बात मैंने की, उनमें बड़े देशों में यदि गिना जाए तो भारत तो है ही, इसके अलावा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है ना, नेपाल और भूटान जैसे देश भी भारत के साथ में मिल करके और अच्छा से अपना कार्य करना चाहते हैं, अच्छे से प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन यदि ये अस्थिरता बनी रहेगी, है ना, बैठक ही नहीं होगी, बैठक में विचार विमर्श ही नहीं होगा आगे के मुद्दों पर कि किस हिसाब से हम मिलजुल करके कार्य करें, तो इसका जो है सीधा प्रभाव जो अन्य देश हैं, जो छोटे देश हैं जनसंख्या के हिसाब से या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से, उन पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है और इनफैक्ट देखा भी जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो इस पूरे मामले में यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने की ज़रूरत है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, खाद्य सुरक्षा, है ना, आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निपटने की ज़रूरत है। आखिर यहाँ पर यही है कि निपटेंगे तभी तो जबकि हम बैठक करेंगे, है ना, जबकि हम आमने सामने बैठेंगे। लेकिन अभी की तो स्थिति यही है कि आमने सामने ही नहीं बैठा जा रहा है। आफ्टर 2014 बैठक ही नहीं हुई, मीटिंग ही नहीं हुई है ना। तो यह जो एक स्थिति है, यह बहुत ही ऊहापोह वाली स्थिति को जन्म देती है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है, जो कि हमने यहाँ पर फुल फॉर्म के दौरान बताया भी कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए यह संगठन गठित किया गया है, बनाया गया है। लेकिन अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, यदि हम वैश्विक तुलना करें, जैसे कि EU है, यूरोपीय यूनियन है, या फिर अफ्रीकन यूनियन है ना, तो इन सब देशों के साथ यदि, इन सब संगठनों के साथ यदि तुलना करें तो उसके मुकाबले सार्क की जो वर्तमान स्थिति है वह बहुत ही क्षणभंगुर जैसी दिखती है, बहुत ही अस्थिर सी दिखती है। ऐसे में जो ये उद्देश्य हैं, जो ये एक अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति बहुत ही दुर्लभ सी जान पड़ती है। आगे देखते हैं, आगे क्या। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है, बशर्ते सभी देश मिल करके और एकजुटता के साथ कार्य करें। चूँकि यहाँ पर बहुत ही सीधी सी बात है कि यदि किन्हीं दो देशों के बीच में यदि टकराहट है तो उनके द्विपक्षीय संबंध पर तो इसका एक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस टकराहट को दूर किया जा सकता है बड़े मंच पर, है ना। जाहिर सी बात है कि आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि यदि दो पड़ोसियों के बीच में यदि टकराहट है, आपस में किसी मुद्दे को लेकर के टकराहट है, किसी विषय को लेकर के टकराहट है, तो ठीक है, वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन किसी शादी समारोह में किसी थर्ड पर्सन ने उन्हें इनवाइट किया तो दोनों लोग जाएंगे, है ना। तो उस पार्टिकुलर शादी समारोह में हो सकता है कि इन दोनों के बीच एक औपचारिक बातचीत हो, है ना, ऐसा तो संभव हो सकता है। तो लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ भी शादी समारोह में भी बातचीत नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब वही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक के दौरान जब सार्क देशों के बीच में एक अलग से बैठक की बात की जा रही थी, वह भी पूरी नहीं हो पाई और वह भी एक ठंडे बस्ते में चला गया। तब आप समझ सकते हैं कि सार्क की जो वर्तमान स्थिति है, इस पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि भारत और बांग्लादेश और अन्य जो इसके सदस्य देश हैं, श्रीलंका वगैरह, इन सब को मिलजुल करके और इसकी कोई नीति अपनानी चाहिए कि अब हम इसके अगेंस्ट, इस पूरी परिस्थिति के अगेंस्ट में क्या कुछ उपाय करें। कुछ जो विद्वान हैं, कुछ जो विचारक हैं, वो जो राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि सार्क -1, है ना, सार्क -1 की हम व्यवस्था करें। सार्क -1 क्या मतलब? सार्क में से एक को घटा दे। किसे घटाया जा सकता है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को घटाया जा सकता है ना। तो क्यों नहीं हम ऐसे व्यवस्था करें कि हम आगे की जो प्रक्रिया है इस संगठन से जुड़ी हुई, उसे हम अपनाएं। तो ये सब स्थितियां अभी निकल कर सामने आ रही हैं, है ना।
तो पूरी चर्चा के आधार पर जो अब सवाल बन सकता है, आइए सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि सार्क की हालिया बैठक के रद्द होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। सार्क संगठन की चुनौतियों को बताते हुए सार्क के कार्यों और भूमिका पर प्रकाश डालिए। बहुत ही सीधा सा सवाल है। सार्क के बारे में आपको बताना है, रद्द होने के क्या कारण रहे हालिया बैठक के, उसके बारे में बताना है, सार्क के कार्य और इसकी जो भूमिका होनी चाहिए, जो भूमिका है, उसके बारे में आपको अलग अलग पैराग्राफ में उत्तर लिखना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।